काशीपुर गांव में एक बूढ़ा किसान प्रभुदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। प्रभुदास के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अजय था, जो थोड़ा घमंडी था। मंझले बेटे का नाम विजय था, जो अपने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाता था। और छोटे बेटे का नाम अभय था, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। इसलिए दोनों बड़े भाई उसको उतना तवज्जो नहीं देते थे और बात बात पर अभय की बेइज्जती भी किया करते थे। प्रभु की पत्नी की निधन कई वर्ष पहले ही हो गई थी। घर पर सब अच्छा चल रहा था, पर प्रभु जानता था अजय और विजय अभय पर अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये दोनों भाई ना जाने क्या समझते हैं खुद को। अपने छोटे भाई को तो भाई समझते ही नहीं है। भगवान जाने मेरे बाद इस अभय का क्या होगा। प्रभु इसी सोच में चिंतित रहता था। अभय एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उसके दोनों बड़े भाई उस पर हंसा करते थे। एक दिन प्रभु ने अपने तीनों बेटों को बुलवाया। बच्चों, अब मेरे दिन पूरी हो गई है। अब मैं कितने दिनों तक जीवित रहूंगा पता नहीं। मरने से पहले मैं तुम सबका घर बसते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मैं आराम से मर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम तीनों भाई की शादी करवा दूं। प्रभु अपने बेटों से भली भांति वाकिफ था। उसके मरने के बाद अभय को कोई देख रेख नहीं करेगा, इसलिए वो सभी बेटों की शादी करवा देना चाहता था, जिससे अभय को एक समझदार बहू मिल सके। मुझे पता था ये दिन आने ही वाला है, इसलिए मैंने तुम लोगों के बचपन में ही एक एक पेड़ लगाया था। आज तुम लोग जाकर उस पेड़ को काट दो, और जिसका पेड़ जिस दिशा में गिरेगा वो उधर ही अपने वधू को ढूंढने जाएगा। तीनों बेटे खेत की ओर चले गए पेड़ काटने। खेत पहुंचकर देखा 3 पेड़ लगे हुए थे। तीनों भाई एक एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले बड़े बेटे ने पेड़ को काटा और उसकी पेड़ पूरब की तरफ गिरा। अरे वाह, मेरा पेड़ तो पूरब दिशा में गिरा है। मुझे पता है उस दिशा में एक खूबसूरत और अमीर लड़की है। फिर मंझले भाई ने पेड़ काटा और उसका पेड़ पश्चिम की दिशा गिरा। अरे वाह वाह वाह, मेरा पेड़ पश्चिम दिशा में गिरा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है उस दिशा में एक खूबसूरत और धनी व्यक्ति की लड़की रहती है। अब बारी थी छोटे भाई की। उसने भी पेड़ को काटा और उसका पेड़ उत्तर की दिशा गिरा। हे भगवान, मेरा पेड़ तो उत्तर की दिशा गिर गया है, और उत्तर दिशा की ओर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। वहां मुझे कैसे कोई स्त्री मिलेगी। अजय और विजय ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अरे अभय, यहाँ भी तेरी किस्मत मार खा गई। हम दोनों का पेड़ शहर की दिशा गिरा है और तेरा पेड़ जंगल की ओर गिरा है। वहां तुझे कौन मिलेगा। तीनों भाई घर की ओर चले गए। घर पहुंचकर भाइयों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। जैसा कि मैंने कहा, पेड़ की दिशा ही में तुम लोगों को जाना है, तो कल तुम तीनों भाई अपने अपने दिशा की ओर जाओगे और अपने लिए वधू को ढूंढ कर लाओगे। पिताजी की बात सुनकर अजय और विजय बहुत खुश हुए, पर अभय थोड़ा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा। अरे रे, अब मैं क्या करूं। उत्तर की दिशा में तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, और मैं पिताजी से भी कुछ नहीं कह सकता। जो भी हो, कल मैं उत्तर की दिशा की ओर जाऊंगा। मैं अपने पिताजी का बात को नहीं काटूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा।
सुबह होने पर तीनों भाई अपने अपने दिशा की तरफ चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अजय को एक बड़ा मकान दिखा और वहां अंदर चला गया। दूसरी तरफ विजय भी चलते चलते एक मकान में पहुंच गया और अंदर चला गया। और इधर अभय काफी देर चलने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी नजर आई और वो झोपड़ी के पास गया। सुनिए सुनिए, कोई है क्या घर पे? अंदर से किसी कन्या की आवाज आई। जी कहिए, कौन है आप? आपको क्या काम है? मैं अभय हूँ, दूर गांव से आया हूँ, शादी के लिए वधू ढूंढ रहा हूँ। महाशय, अंदर आ जाइए। अभय अंदर जाकर देखा तो उसे एक काली सी कन्या दिखी, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। महाशय, क्या आप सच में मुझसे शादी करेंगे? मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में, और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। अभय कुछ देर तो चुप रहा, पर उसे अपने पिता की बात याद आई और उसने उस कन्या से कहा, जी हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कन्या प्रिया है और प्रिया एक बिन माँ बाप की बेटी है। ये सुनकर प्रिया को तो जैसे सांप सूंघ गए हो। वो एक टक बस अभय को देखते जा रही थी। क्या सच सच कह रहे हैं आप? आप मुझसे शादी करेंगे? मैं इतनी बदसूरत हूँ, फिर भी आप मुझसे शादी करेंगे? सूरत और बदसूरत तो ऊपर वाले की देन है, और जब उसने ही भेदभाव नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ भेदभाव करने वाला। प्रिया ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसे विश्वास नहीं था कि उसके जैसे काली और इतनी गरीब लड़की से भी कोई शादी कर सकता है। मैं जाकर अपने पिताजी को बताता हूँ, और वो जब कहे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। इतना कहकर अभय घर को जाने लगा। घर पहुंचकर तीनों भाइयों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अमीर व्यक्ति की बेटी है। उसका एक बहुत बड़ा मकान है। मेरी वाली भी बहुत अधिक सुंदर है पिताजी, और वो भी एक धनी व्यक्ति की इकलौती बेटी है। ये सब अभय चुपचाप सुन रहा था। फिर दोनों भाई अभय की तरफ देखने लगे। अभय, तुझे कोई लड़की मिली भी कि नहीं? अरे भैया, जंगल में इसको भला लड़की कैसे मिल सकती है? ऐसा नहीं है भैया, मुझे भी एक बहुत खूबसूरत वधू मिली है, जो दिखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी है, और वो एक राजकुमार जैसी अमीर है। इस बात का दोनों भाइयों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। दोनों भाई अभय की ओर देखते ही रह गए। सिर्फ सुंदरता से कुछ नहीं होता है बेटा, घर के काम काज भी आना चाहिए कन्याओं को। कल तुम लोग अपनी अपनी कन्याओं से खाना बना कर लाना, ताकि मैं देख सकूं कि वो मेरे बेटे को अच्छे से खिला पिला सकती है ना। अगली सुबह होने पर तीनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। प्रिया, प्रिया, घर पर हो क्या? मैं आ गया। प्रिया अभय को वापस आया देख बहुत खुश हुई। आइए आइए, आपने शादी की बात की क्या अपने पिताजी से? हाँ, बात तो कर ली है, पर दरअसल मेरे भाइयों ने अपनी अपनी वधुओं के बारे में कहा, तो मैंने भी झूठ कह दिया कि मेरी वाली भी बहुत सुंदर और बहुत अमीर है।
ऐसा क्यों कहा जी आपने? वो मुझे देखेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, और बात की बात बाद में सोचेंगे। अभी मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? क्या जरूरी काम है जी? अरे बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी ने अपने तीनों बहुओं से खाना मांगा है। तुम जल्दी से खाना बना दो, मैं जाकर अपने पिताजी को दूंगा। बस इतनी सी बात है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। प्रिया घर के पीछे गई और वहां से सब्जी तोड़कर खाना पकाने लगी। ये लीजिए, खाना तैयार हो गया है, जाकर पिताजी को दे दीजिए। अभय खाना लिए घर आया और वहां दोनों भाई पहले से मौजूद थे। प्रभु ने बारी बारी से दोनों का लाया हुआ खाना खाया। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मुझे यकीन है ये लोग मेरे बेटे को अच्छा खाना खिलाएंगे। अभय, तुम कोई खाना लाए हो या नहीं? तुम्हारी राजकुमारी को खाना बनाना आता भी है कि नहीं? अजय ने तंज कसते हुए अभय को कही। अभय ने अपना लाया हुआ खाना पिताजी को दिया और प्रभु खाना खाने लगे। अरे वाह, ये तो एकदम देसी खाना लग रहा है। इसकी खुशबू और इसका स्वाद दोनों अलग है। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। ये बातें सुनकर दोनों भाई जल भुन गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनपढ़ को इतनी सुंदर कन्या कैसे मिल सकती है। फिर खाना खाने के बाद प्रभु ने कहा, खाना तो अच्छा है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वे लोग सिलाई बुनाई भी जानते हैं या नहीं। कल तुम लोग जाकर कोई कपड़ा सिलवा कर लाना। अजय और विजय दोनों मन ही मन खुश हुए कि उनकी वधुओं को तो सिलाई बुनाई आता है, पर इस अभय की राजकुमारी को तो सिलाई बुनाई कहाँ मालूम होगा। सारे लोग खाना खाकर सो गए। सुबह होने पर तीनों अपनी अपनी वधुओं के पास जाने लगे। अभय थोड़ी देर बाद झोपड़ी पहुंचा। प्रिया उसको वहां देखकर बहुत खुश हुई। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पिताजी को मेरा खाना पसंद आया ना? हाँ प्रिया, पिताजी को तो खाना बहुत पसंद आया, मगर मगर क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। बात यह है कि मेरे पिताजी ने सब बहुओं को सिलाई बुनाई करके एक एक कपड़ा मांगा है, और मैं चिंतित हूँ कि कहीं तुम्हें सिलाई बुनाई आता भी है कि नहीं। बस इतनी सी बात है। अरे बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी कपड़ा सिल देती हूँ। प्रिया ने एक संदूक खोला और उसमें से एक कपड़ा निकाल कर बुन दी। ये लीजिए जी, कपड़ा सिल गया। इसे ले जाकर पिताजी को दे दीजिए। अभय कपड़ा लिए घर गया। घर पर दोनों भाई मौजूद थे। दोनों भाइयों ने अपना अपना कपड़ा दिखाया। बहुत अच्छा है, अब मैं निश्चिंत रहूंगा। मेरे बेटों को मेरी बहुएं अच्छे से संभाल लेगी। क्यों भाई अभय, तुम्हारी राजकुमारी कोई कपड़ा सिल भी पाई कि नहीं? अजय ने अभय को तंज कसा, क्योंकि अभय के हाथ में कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन अभय ने वो कपड़ा अपने जेब में रखा हुआ था। फिर अभय ने अपना कपड़ा पिताजी को दिखाया। क्या खूब सिलाई है। इस कपड़े की सिलाई बहुत बारीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी कारखाने में इसकी सिलाई किया गया हो। दोनों भाइयों के मुंह बन गए और दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो करते भी तो क्या करते। बच्चों, जाके बहुओं के परिवार को बता दो कि मैं कल ही शादी करवा दूंगा तुम सबकी। ये सुनकर सारे भाई अपने अपने वधुओं के घर चले गए।
कुछ देर बाद अभय प्रिया के घर पहुंचा। प्रिया, पिताजी शादी के लिए मान गए हैं। कल हमारी शादी होगी। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर अभय घर चला गया और प्रिया बहुत खुश हुई। सुबह होने पर सारे भाई अपने अपने वधुओं को लाने चले गए। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? चलो मैं लेने आया हूँ। घर के अंदर से प्रिया बाहर आई, जिसे देखकर अभय बस देखता ही रह गया। प्रिया, ये कैसे हुआ? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हुए एक रात में? मैं तो हमेशा से ऐसे ही थी, पर मुझे एक सच्चे साथी की तलाश थी, इसलिए मैंने अपने रूप को बदला था, ताकि जो मुझे पसंद करेगा वो सिर्फ मेरे रूप से मुझे पसंद ना करे। आपकी सच्चाई और अच्छाई ने मुझे इतना भा किया कि मैंने अपना सच्चाई आपको बताया है। प्रिया की सारी बातें सुनकर अभय सारा माजरा समझ गया और वह प्रिया के साथ घर जाने लगा। घर पर सारे भाई अपने अपने वधुओं के साथ मौजूद थे। प्रिया को देखकर प्रभु बहुत खुश हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये मेरे भोले बेटे को अच्छे से संभाल सकती है। अभय के दोनों भाई प्रिया को देख के हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि अभय को भी इतनी सुंदर वधु मिल सकती है। और प्रभु ने तीनों बेटों और वधुओं को आशीर्वाद दिए और तीनों को अपनी अपनी गृहस्थी चलाने को कहा।